अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हीमोस्टेसिस के हवाले से है। बाज़ लोग इस टर्म में कंफ्यूज होते हैं। वो हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस दोनों को एक समझते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। होम्योस्टेसिस हम इंटरनल इन्वायरमेंट की कांस्टेंट रखने को कहते हैं, कि इंटरनल बॉडी की इन्वायरमेंट को किस तरह हम कांस्टेंट रखते हैं ताकि नॉर्मल बॉडी की फंक्शन मेंटेन रहें। जबकि हीमोस्टेसिस जो है ये ब्लीडिंग को रोकना, इसको हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि अगर ब्लड वेसल इंजर हो जाए तो वहाँ पर ब्लीडिंग जो है वो किस तरह स्टॉप होती है। तो उस स्टॉपेज ऑफ द ब्लीडिंग को हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। अब ये ब्लीडिंग रोकना जो है ये 3 स्टेप्स में होते हैं, जो कि हीमोस्टेसिस का स्टेप्स हैं। और इसका जो लास्ट स्टेप है जिसमें क्लॉट बनते हैं, तो कोगुलेशन फिर अलहदा उसमें जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट लेते हैं। अगर हम इसके डिफिनीशन की तरफ देख लें तो द प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस आफ्टर इंजरी ऑफ द ब्लड वेसल, कि जब ब्लड वेसल इंजर हो जाते हैं तो उसी इंजर्ड एरिया में ब्लीडिंग जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसी इंजर्ड एरिया को किस तरह ब्लॉक किया जाता है ताकि जो ब्लड लॉस है वो प्रिवेंट हो जाए, या सिंपली हम इसको ब्लीडिंग अरेस्ट पे कहते हैं, यानी ब्लीडिंग को हम अरेस्ट करते हैं, बंद करते हैं। या इसके अलावा टू कीप ब्लड विद इन द डैमेज ब्लड वेसल, क्योंकि जब वेसल डैमेज होता है तो उससे ब्लीडिंग बाहर आते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास ब्लड वेसल में होते हैं फ्लूइड ब्लड, तो वो इसके अंदर फ्लो करते हैं, लेकिन जैसे ही ये वो इंजर हो जाते हैं तो इस इंजर्ड एरिया में वो ब्लड बाहर की तरफ आते हैं। तो हेमोस्टेसिस का मतलब ये है कि इसी इंजर्ड वेसल में जो ब्लड होते हैं वो हम किस तरह इसके अंदर मेंटेन रखते हैं ताकि वो बाहर ना आ जाए। और इसके अपोजिट प्रोसेस को हम कहते हैं हेमरेज, यानी जो ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है और ब्लड बाहर आना स्टार्ट होते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसको हम हेमरेज कहते हैं। जब हेमरेज को हम स्टॉप कर लेते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, तो इसको फिर हेमोस्टेसिस कहेंगे। अब हेमोस्टेसिस जिस तरह मैंने बता दिया कि वो 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल है, और ये स्टेजेस कब स्टार्ट हो जाते हैं, जब हमारे पास कोई वेसल इंजर्ड हो जाते हैं, तो फिर इसमें हीमोस्टेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि इन तीनों स्टेजेस पर मुश्तमिल है। स्टेज 1 में क्या होते हैं कि ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। स्टेज 2 में वहाँ पर एक प्लग बन जाता है प्लेटलेट्स का, ठीक है, जो कि टेम्पररी जो रप्चर वेसल है उसको ब्लॉक कर देते हैं और ब्लीडिंग स्टॉप कर देते हैं। जबकि परमानेंट ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए फिर कोगुलेशन होते हैं। तो हमारे पास प्लग फॉर्मेशन में टेम्पररी ब्लीडिंग अरेस्ट होते हैं, जबकि कोगुलेशन में फिर परमानेंट होते हैं, परमानेंट ब्लीडिंग अरेस्ट होते हैं। तो हम हर एक इस जो स्टेजेस है इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं टू द स्टेज 1 विच इज़ द वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजोस्पाज्म। वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजोस्पाज्म का मतलब ये है कि जो ल्यूमिन ऑफ द ब्लड वेसल है वो कम हो जाते हैं। जैसी इंजरी होती है तो सबसे पहला रिस्पांस वो वेजो कंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें ल्यूमिन ऑफ द ब्लड वेसल जो है वो कम हो। फॉर एग्जांपल पहला इसका ल्यूमिन इतना है, आफ्टर इंजरी वो रिस्पांस के तौर पर वो ल्यूमिन कम हो जाते हैं। तो पहले जब चूँकि हमारे पास वेसल का ल्यूमिन ज़्यादा था तो इसमें ब्लड का वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, तो इंजरी के दौरान इससे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो इसका ल्यूमिन कम हो जाते हैं, ल्यूमिन की वजह से उसका वॉल्यूम कम हो जाते हैं। तो जब वॉल्यूम कम है तो लॉस भी कम होगा। अब ये वेजो कंस्ट्रक्शन किस तरह होता है, क्यों होता है? तो जिस एरिया में इंजरी हो जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास लोकली
स्मूथ मसल्स होते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल में हम कहते हैं कि ब्लड वेसल आर मेड ऑफ 3 लेयर्स। तो इसमें जो मिडल लेयर है टूनिका मीडिया, दे आर मेड ऑफ स्मूथ मसल। तो वो स्मूथ मसल रप्चर हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक लोकल रिस्पांस प्रोड्यूस होते हैं, और उस लोकल रिस्पांस की वजह से ये कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, तो लोकल रिस्पांस एक तो मसल की वजह से होते हैं, दूसरा वहाँ पर पेन भी होता है। तो इन दोनों की वजह से विसल जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है। अब जैसे ही कट लग जाते हैं तो जो इनर लेयर है एंडोथेलियल लेयर, वो डैमेज हो जाते हैं, और हमारे पास जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं दे बिकम एक्सपोज, क्योंकि उसके ऊपर जो एंडोथेलियम लेयर है वो ख़त्म हो गया। तो अब कोलेजन फाइबर जो है वो एक्सपोज हो गई। दूसरी तरफ प्लेटलेट जो है वो कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जो कि इसी प्लेटलेट को मोर स्टिकी बनाते हैं। तो एक तरफ आपके पास कोलेजन फाइबर एक्सपोज है, दूसरी तरफ जो प्लेटलेट्स है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी है। तो ये कोलेजन फाइबर और जो स्टिकी प्लेटलेट्स है वो आपस में आकर एडहेयर हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं। तो जैसे ही वो कंबाइन हो जाते हैं तो प्लेटलेट बिकम एक्टिवेटेड, and the activated platelet then secrete different type of substances like serotonin, ADP और thromboxane A2। अब यहाँ पर मैं डायग्रामेटिकली आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास वेसल, और ये हो गया यहाँ पर इंजर्ड। तो जैसे इंजर्ड हो जाते हैं तो यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर एंडोथेलियल लेयर रप्चर हो गया, तो कोलेजन फाइबर जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं। अब ब्लड में हमारे पास प्लेटलेट मौजूद है लेकिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, लेकिन जैसी इंजरी हो जाती है तो दीज प्लेटलेट बिकम एक्टिव एंड सिक्रीट स्टिकी सब्सटेंसेस विच मेक देम स्टिकी। तो ये स्टिकी प्लेटलेट्स आकर यहाँ पर कोलेजन फाइबर के साथ वो अटैच हो जाते हैं, एडहेयर हो जाते हैं। तो जैसे ही ये एडहेयर हो जाते हैं तो द प्लेटलेट बिकम एक्टिवेटेड and it produce 3 different type of substance like serotonin, ADP और thromboxane A2। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेरोटोनिन का फंक्शन क्या होगा कि इट विल कंस्ट्रक्ट द ब्लड वेसल। सेरोटोनिन जो है वो हमारे पास ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब एक फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं वॉन विलिब्रेन फैक्टर। वॉन विलिब्रेन फैक्टर यहाँ पर एज ए एंजाइम काम करते हैं। ये बेसिकली एंजाइम तो है ही नहीं, लीवर इसको प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये एंजाइम है ही नहीं, ये जस्ट एक ब्रिज बना देते हैं उस स्टिकी प्लेटलेट्स और एक्सपोज कोलेजन के दरमियान। तो ये जो प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग है बिटवीन द प्लेटलेट्स एंड द कोलेजन, दैट इज एक्सेलरेटेड बाय द वॉन विलिब्रेन फैक्टर्स। यहाँ पर लिखा भी है कि एट फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन द ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेटलेट्स एंड कोलेजन फाइब्रिल्स। ठीक हो गया। तो कोलेजन फाइबर्स, फॉर एग्जांपल दीज आर द कोलेजन फाइबर्स, और ये है हमारे पास प्लेटलेट और उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो ब्रिज बनाते हैं दैट इज बेसिकली ड्यू टू द वॉन विलिब्रेन फैक्टर। अब ये तो पहला स्टेप था वेजो कंस्ट्रक्शन कि लोकली हमारे पास पेन और जो मसल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कोलेजन फाइबर एक्सपोज होते हैं और प्लेटलेट्स बिकम स्टिकी। तो प्लेटलेट्स और एक्सपोज कोलेजन के दरमियान एक ब्रिज बनते हैं जिसको हम कहते हैं वॉन विलिब्रेन फैक्टर, उसके थ्रू बनते हैं। और दूसरा जो सेरोटोनिन रिलीज होते हैं तो एट काज द वेजो कंस्ट्रक्शन। अब दूसरा स्टेप जो है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो पहले स्टेप में हमारे पास ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता लेकिन ब्लीडिंग कम हो जाते हैं ड्यू टू द ल्यूमेन डिक्रीज। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा कि जो हमारे पास एडीपी बने थे स्टेप 1 में,
प्लेटलेट ने इसको प्रोड्यूस किया, और दूसरा थ्रोम्बोऑक्सिन A2। वो दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट द प्लेटलेट्स एंड एक्टिवेट, और प्लेटलेट्स को वहाँ पर साइट ऑफ इंजरी पर एकोमुलेट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जो कि वहाँ पर एक्टिवेट भी होते हैं। सो जैसे ही ये प्लेटलेट आकर उस साइट ऑफ इंजरी में एकोमुलेट होते हैं तो एट फॉर्म अ लूज टेम्पररी प्लेटलेट प्लग, जिसको हम टेम्पररी होम्योस्टैटिक प्लग भी कहते हैं, क्योंकि वो सब्सटेंसेस जो प्लेटलेट्स रिलीजिंग सब्सटेंसेस हैं वो स्टिकी होते हैं। तो ये प्लेटलेट्स आपस में आकर इस तरह के एक प्लग बना देते हैं जो कि टेम्पररी होगा। तो वहाँ पर जो रप्चर वेसल हैं वो फॉर द टाइम बीइंग बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड लॉस नहीं होते। और ये जो एग्रीगेशन है प्लेटलेट्स की, दैट इज एक्सेलरेटेड बाय द प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पर इस स्टेप तक क्या हो गया, तो पहले स्टेप में हमारे पास ब्लीडिंग जो है वो कम हो गया था, दूसरी स्टेप में ब्लड जो है वो स्टॉप हो गया, लेकिन टेम्पररी स्टॉप हो गया। अब अगर इस पेज पे आपका जो ब्लीडिंग है वो ख़त्म हो गया तो होम्योस्टेसिस प्रोसेस यहाँ पर भी ख़त्म हो जाएगा, आगे वो प्रोसीड नहीं होगा। लेकिन अगर आपके साथ ब्लीडिंग अब भी हो रहे हैं, प्लग्स की वजह से ब्लीडिंग कम हुआ लेकिन स्टॉप कंप्लीटली नहीं हुआ, तो फिर स्टेप 3 की तरफ ये प्रोसीड होगा। लेकिन ख़त्म हो गया तो फिर स्टेप 2 पर भी होम्योस्टेसिस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर ख़त्म नहीं हुआ फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो फिर स्टेप 3 की तरफ जाएंगे, एंड दैट इज़ द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। वहाँ पर फिर एक मजबूत परमानेंट प्लग बनेगा जिसको कोगुलेशन कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इज कॉल्ड कोगुलेशन, जिसकी वजह से परमानेंट ब्लड लॉस जो है वो स्टॉप हो जाती है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ फेब्रिनोजिन एंड द फेब्रिन, क्योंकि फेब्रिनोजिन यूजुअली ब्लड में मौजूद होते हैं लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द फेब्रिन सो इट बिकम एक्टिवेटेड, और फेब्रिन जो है फिर वहाँ पर क्लॉट बना देते हैं। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह क्लॉट बनाते हैं, और फिर वही क्लॉट जो है परमानेंटली और कंप्लीटली ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं रप्चर एरिया के ऊपर। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज होंगे। वो सब्सटेंस जो कि कोगुलेशन को प्रोमोट करते हैं, कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोकोगुलेंट, लाइक थ्रोम्बिन, स्नेक वेनोम एक्सेट्रा। और वो सब्सटेंसेस जो कि कोगुलेशन को इनहिबिट करते हैं, ख़त्म करते हैं, उसको हम कहते हैं एंटी कोगुलेंट, लाइक हेपरिन, वारपरिन, EDTA, सिट्रेट एक्सेट्रा। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर अगर किसी को स्नेक बाइट होते हैं, ठीक है, तो उसका ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, वो जल्दी हाइपोटेंशन में चले जाते हैं क्योंकि उसका ब्लड अंदर क्लॉट हो गया है। जबकि दूसरी तरफ एंटीकोगुलेंट आप लोगों ने देखा होगा कि हार्ट अटैक की पेशेंट हो या इस तरह की कोई पेशेंट हो तो उसको हम हेपरिन या वारफरिन देते हैं, क्योंकि वो जो क्लॉट थ्रोम्बस बनते हैं उसको ख़त्म करते हैं। या इसके अलावा सिट्रेट जो है ये यूज़ होते हैं जो ब्लड का पैक होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो हम पैक यूज़ करते हैं जिसके अंदर ब्लड होता है, तो उसमें कैल्शियम सिट्रेट होते हैं। तो वो कैल्शियम सिट्रेट जो है उस ब्लड को कोगुलेशन से, क्लॉटिंग से बचा देते हैं। तो नॉर्मल ब्लड में हमारे पास जो एंटीकोगुलेंट होते हैं और प्रोकोगुलेंट, दे आर इन बैलेंस, इसीलिए ब्लड जो है वो फ्लो करते हैं, मेंटेन रहते हैं। क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ये आते हैं कि नॉर्मल ब्लड में भी प्लेटलेट होते हैं तो क्यों वो प्लेटलेट उसको क्लॉट नहीं करते। इसीलिए क्लॉट नहीं करते क्योंकि वहाँ पर एंटीकोगुलेंट और प्रोकोगुलेंट जो है वो मेंटेन होते हैं, बैलेंस में होते हैं। एंटीकोगुलेंट यूजुअली डोमिनेंट होते हैं ओवर द प्रोकोगुलेंट, तो वही एंटीकोगुलेंट सब्सटेंसेस प्लेटलेट्स को डीएक्टिवेटेड फॉर्म में रखते हैं, और जब इंजरी हो जाती है तो फिर प्रोकोगुलेंट एक्टिव होते हैं जो कि क्लॉट प्लेटलेट को एक्टिवेट करते हैं और ब्लड लॉस होने से बचा देते हैं। अब ये वो स्टेजेस हैं
कि अगर इंजरी हो जाए और एंडोथेलियल लेयर जो है वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि एंडोथेलियल लेयर के नीचे हमारे पास कोलेजन फाइबर है। अब अगर ये लेयर नहीं रहा, ये इंजर हो गया, तो ये कोलेजन फाइबर एक्सपोज होंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ प्लेटलेट्स जो हैं वो स्टिकी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी वजह से इट बिकम मोर स्टिकी, तो वो यहाँ पर आकर इसके साथ बाइंड होते हैं, और ये जो बाइंडिंग होती है इट इज़ एक्सेलरेटेड बाय द वॉन विलेब्रेंट फैक्टर। तो जैसे ही कोलेजन फाइबर प्लेटलेट के साथ एडहेयर होते हैं तो द प्लेटलेट बिकम एक्टिव एंड रिलीज डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस लाइक सिक्रीशन ऑफ द सेरोटोनिन, ठीक है। तो सेरोटोनिन क्या करते हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं। दूसरी तरफ एडीपी एंड थ्रोम्बोऑक्सिन A2, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं जो कि एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट्स करते हैं एंड एक्सेलरेटेड बाय द प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो जब प्लेटलेट आपस में आकर एग्रीगेट होते हैं तो वहाँ पर एक प्लग बनेगा जो कि टेम्पररी होगा और टेम्पररी ब्लड लॉस को रोकेंगे। अगर इस पेस पे ब्लीडिंग स्टॉप हुआ तो होम्योस्टेसिस ख़त्म। अगर ब्लीडिंग तब भी हो रहा है तो हीमोस्टेसिस विल देन प्रोसीड एंड टू द स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होगा कि हमारे पास प्रोथ्रम्बीन बनेंगे और वही प्रोथ्रम्बीन जो है कन्वर्ट होगा थ्रोम्बीन में, और फिर थ्रोम्बीन जो है वो फेब्रिनोजिन को फेब्रिन में कन्वर्ट करेंगे। तो फेब्रिन वहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्लॉट प्रोड्यूस करेंगे। थ्रेड इस तरह की क्रिस क्रॉस एक स्ट्रैंड प्रोड्यूस करेंगी जो कि क्लॉट को जो कि ब्लड को परमानेंटली स्टॉप करेंगे। अब ये क्लॉट किस तरह बनते हैं ये तो वही हमने डिस्कस कर लिया। मैकेनिज्म क्या है तो इसकी तरफ आते हैं। तो कोगुलेशन या क्लॉट फॉर्मेशन में क्या होगा कि ब्लड जो फ्लूइड फॉर्म में होते हैं वो अपना फ्लूइडिटी लॉस कर देते हैं और इट बिकम अ जेली लाइक मास। अब ये जो क्लॉट फॉर्मेशन है ये डिफरेंट रिएक्शन के थ्रू होते हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ सब्सटेंसेस एक्टिवेट होते हैं और वही सब्सटेंसेस जो यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, और वो क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि रोमन में रिप्रेजेंट होते हैं, स्टार्टेड फ्रॉम द फैक्टर 1 टू द फैक्टर 13, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर और ये है हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, 1, 2 एंड अप टू द 13। हर एक का अपना अपना एक नाम है, लेकिन इसमें जो प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग में वो हमारे पास है कैल्शियम, यानी फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4, ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आगे इसका रोल भी हम पढ़ेंगे कि कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर किस स्टेप में अब द क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है। अब क्लॉटिंग मैकेनिज्म की तरफ आते हैं कि वो किस तरह होते हैं। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर हमने बताए, मैंने कहा कि ये प्रोटीन है और प्रोटीन किस टाइप के है, एंजाइम की है, लेकिन ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, प्रो एंजाइम के फॉर्म में होते हैं। तो फंक्शन के लिए इसको पहले एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। तो इसके एक्टिवेशन का तरीका जो है वो कुछ मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस तरह है कि पहला एक फैक्टर जो एक्टिवेट हो जाते हैं फिर वही फैक्टर नेक्स्ट फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे और नेक्स्ट जो है थर्ड वन को एंड थर्ड वन फोर्थ वन को, और ये सीरीज़ इसी तरह जो है कंटिन्यू रहेगा अनटिल कि 13 जो कि ऑल द क्लॉटिंग फैक्टर है वो एक्टिवेट ना हो जाए। तो ये एक इस तरह के कैस्केड बना देते हैं। तो इसकी एक्टिवेशन को हम कहते हैं क्लॉटिंग कैस्केड, क्योंकि इसमें एक दूसरे को दूसरे तीसरे को एंड सो ऑन इस वो एक्टिवेट होते हैं। अब क्लॉटिंग या कोगुलेशन का जो मैकेनिज्म है ये फर्दर 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। स्टेप 1 में क्या होता है कि प्रोथ्रम्बीन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होते हैं। प्रोथ्रम्बीन ब्लड में प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो पहला प्रोथ्रम्बीन एक्टिवेटर फॉर्म की प्रोडक्शन होती है, फिर दूसरी स्टेप में वो एक्टिवेटर क्या करते हैं, प्रोथ्रम्बीन को कन्वर्ट करते हैं इनटू द थ्रोम्बिन, और थर्ड स्टेप में
फिर वही थ्रोम्बिन आके फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट करते हैं इनटू द फिब्रिन। तो पहले आते हैं टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है किस तरह बनेंगे? बाय सब्सटेंस प्रोड्यूस इधर विद इन द ब्लड और आउटसाइड द ब्लड। कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस बनेंगे ब्लड के अंदर या ब्लड के बाहर जो कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस ब्लड के अंदर होते हैं और वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी पाथवे को हम कहेंगे एंट्रेंसिक पाथवे, क्योंकि ये ब्लड के इनसाइड होगा और ये स्लो पाथवे है। जबकि एक्सट्रेंसिक पाथवे हम उसको कहेंगे जिसमें वो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगी जो कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को ब्लड के आउटसाइड प्रोड्यूस करेंगे, और दैट इज़ द क्विकर पाथवे। तो पहले आते हैं टुवर्ड द एंट्रेंसिक पाथवे। डायग्राम पे चले जाते हैं, वहाँ पर आप लोगों को इजीली ये जो स्टेप्स है ये उसी में है। अच्छा, तो पहले आते हैं टुवर्ड द स्टेज 1 जिसमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोड्यूस होगा। जिस तरह मैंने बता दिया कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर दो तरीक़ों से प्रोड्यूस होंगे, या तो वो सब्सटेंसेस वो प्रोड्यूस करेंगे जो ब्लड के अंदर है, तो उसको हम एंट्रेंसिक पाथवे कहेंगे, या वो सब्सटेंसेस इसको प्रोड्यूस करेंगे जो कि ब्लड के बाहर है, तो इसको फिर हम एक्सट्रेंसिक पाथवे कहते हैं। तो पहले आते हैं टुवर्ड द एंट्रेंसिक पाथवे। तो जिस तरह वो स्टेज इंजरी वाला बात हमने की कि जैसे ही एंडोथेलियम की इंजरी हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एंडोथेलियम इंजरी की वजह से हमारा जो फैक्टर 12 होता है, क्योंकि मैंने बता दिया कि क्लॉटिंग फैक्टर इज इन इनएक्टिव फॉर्म, वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो फैक्टर 12 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फैक्टर 12 एक्टिवेटेड फॉर्म। ठीक है, जो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आते हैं। ठीक है, फिर जो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 है वो क्या करेंगे? 11 को एक्टिवेट करेंगे। मैंने बता दिया था ना कि कैस्केड फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। तो फैक्टर 12 जो एक्टिवेट हो चुके हैं वो 11 को एक्टिवेट करेंगे, और 11 जो है वो फिर 9 को एक्टिवेट करेंगे, और 9 जो है फिर 10 को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, और जो एक्टिवेटेड 10 है वो फिर हमारे पास क्या बनाएंगे? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएंगे। जबकि दूसरी तरफ एक्सट्रेंसिक पाथवे में क्या होते हैं कि जैसे ही ट्रामा हो जाते हैं एंडोथेलियम की, ठीक है, तो वहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोलिपिड जो है वो रिलीज होते हैं, और यही ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोलिपिड क्या करते हैं? दो काम करते हैं वो। एक तो ये करते हैं कि फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ वो क्या करते हैं? कैल्शियम यानी फैक्टर 5 के थ्रू वो प्रोथ्रोम्बिन को डायरेक्टली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि फैक्टर 10 जो है वो भी प्रोथ्रोम्बिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए ये फेज जो है ये फास्ट है, क्योंकि यहाँ पर दो तरीक़ों से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनते हैं। तो यहाँ पर ये बात जहन में रख लें कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के फॉर्मेशन 3 चीज़ों से होते हैं, 3 स्टेप्स से होते हैं। एक एंट्रेंसिक पाथवे के थ्रू जिसमें वो फैक्टर 10 से बनेंगे, जबकि दो तरीक़ों से वो एक्सट्रेंसिक पाथवे में बनते हैं, एक फैक्टर 10 से और दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन एंड फास्फोलिपिड से। तो इसलिए हम फास्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेप से ये बनते हैं, जबकि एंट्रेंसिक जो है उसको हम स्लो इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर एक पाथवे यानी एक स्टेप में वो बनते हैं। अब आती हैं, तो स्टेप 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ, वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमारे पास बन गया। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा? स्टेज 2 में क्या होते हैं? कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन, और ये प्रोसेस कौन करेगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, वही प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेंगे इनटू द थ्रोम्बिन। तो आते हैं उसकी तरफ। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आप लोगों के साथ ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन हमारे पास कहाँ पर होते हैं? ब्लड में मौजूद हैं। तो ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आके प्रोथ्रोम्बिन पर एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होगा? थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन आपके साथ बन गया। अब इस थ्रोम्बिन का फंक्शन क्या है? इसका 2 फंक्शन है। एक ये
वापस जाके जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है उसको प्रोड्यूस करेंगे और दूसरा वो फिब्रिनोजिन पर एक्ट करेंगी। एक ये पाथवे हो गया और दूसरा ये। तो पहले चूँकि हम स्टेज 2 अभी पढ़ रहे हैं तो हम ये पहले वाले पाथवे को डिस्कस करेंगे। थ्रोम्बिन बन गया, थ्रोम्बिन वापस जाके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन फिर प्रोथ्रोम्बिन पर एक्ट करके थ्रोम्बिन बनाएंगे। तो एस पॉजिटिव फीडबैक ये साइकिल जारी रहेगा अनटिल कि जो क्लॉटिंग है वो कंप्लीट ना हो जाते। ठीक हो गया। अब स्टेज 3 की तरफ आते हैं। तो स्टेज 3 में आपके साथ जो थ्रोम्बिन है वो ऑलरेडी बन चुके हैं। अब वही थ्रोम्बिन क्या करेंगे, फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट करेंगे इनटू द फिब्रिन, क्योंकि फिब्रिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तो उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, फिब्रिन में। अच्छा, उसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ड्यू टू द लॉस ऑफ 2 पेयर ऑफ पेप्टाइड। उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हैं तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन फिब्रिनोजिन लॉस करेंगे। ठीक हो गया। तो इससे क्या बनेंगे, पेब्रिन बनेंगे। और पेब्रिन जो है वो मोनोमर्स के फॉर्म में होंगे, उसके छोटे छोटे मोनोमर्स बनेंगे। और जैसे ही मोनोमर्स के पॉलीमराइजेशन होती है तो उससे स्ट्रैंड्स ऑफ द पेब्रिन बन जाएंगे। डायग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पर थ्रोम्बिन आप लोगों के साथ बन चुके हैं। तो थ्रोम्बिन क्या करेंगे, फिब्रिनोजिन पर एक्ट करके उसको एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द फिब्रिनोजिन इज कॉल्ड फिब्रिन। ठीक हो गया। अब फिब्रिन जो है वो हमारे पास मोनोमर्स के फॉर्म में है, तो वो मोनोमर्स पॉलीमराइज होके क्या बनाएंगे, स्ट्रैंड्स ऑफ द फिब्रिन। लेकिन ये जो स्ट्रैंड्स ऑफ द फिब्रिन बनते हैं दे आर लूज, वो इस तरह की स्ट्रैंड्स होते हैं, लूज स्ट्रैंड होते हैं। फिर जैसे ही टाइम गुजरते हैं तो रेड ब्लड सेल आकर इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि वो इससे पास आउट होंगे। लेकिन ये स्ट्रैंड बना है, एक जाल बना है, तो इसी जाल में वो फंस जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद इसमें एक और प्रोसेस होगा जिसको हम कहते हैं ट्रैक्शन ऑफ द फिब्रिन। ठीक है। तो जैसे ट्रैक्शन हो जाते हैं तो वो उस पर जोर लगाते हैं और इसी सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसको निकाल देते हैं। तो जैसे फ्लूइड उससे निकाले जाएंगे तो इट बिकम टाइट। इसीलिए हमारे पास जो ब्लड क्लॉट है वो रेड कलर के नजर आते हैं, क्योंकि उसमें आरबीसी जो है एंट्रैप हो चुके हैं। ठीक है। तो देन इट बिकम द स्टेबल क्लॉट। ठीक है। जैसे वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये स्टेबल क्लॉट इससे बन जाते हैं। ठीक है। सो दैट इज बिकम स्टेबल क्लॉट जो कि टाइट होते हैं। अब ये जो क्लॉट हमारे पास बनते हैं, जिस तरह मैंने बता दिया कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स इसमें एकोमुलेट होंगे और इसका कलर रेड होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल। अब अगर आपके पास ये क्लॉट जो है वेसल की इनसाइड बना है यहाँ पर, तो ये इसको हम ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बस कहेंगे। अगर ये ब्लड की वेसल के बाहर बना है यहाँ पर, तो फिर इसको हम स्केप कहेंगे। तो इससे क्या होगा, ब्लड लॉस नहीं होंगी और 30 to 45 मिनट पास जो सीरम है उससे ऊज आउट होगा, क्योंकि ये ट्रैक्शन करेंगे, ये कंट्रैक्ट होगा, टाइट होगा। ठीक है। और कंट्रैक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन एंड द ब्लड सेल्स, इससे वजह से होते हैं। अच्छा, अब ये क्लॉट किस तरह ख़त्म होगा, ये कब तक रहेगा और किस तरह ख़त्म होगा। तो जब ब्लीडिंग कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं तो हमारे पास एक और सेल आ जाते हैं जिसको कहते हैं फेब्रोब्लास्ट। वो इस क्लॉट के अंदर आ जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द फेब्रस टिश्यू। तो इससे और भी वो क्लॉट जो है सख्त हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ देर बाद जो है हमारे पास प्लाज्मिनोजेन आ जाते हैं अलॉन्ग विद द प्लाज्मा प्रोटीन, और ये प्लाज्मिनोजेन कन्वर्ट हो जाते हैं फिर प्लाज्मिन में, या इसको हम प्लाज्मिन या पेब्रिनोलाइसिन कहते हैं। इस तरह नाम से जाहिर है पेब्रिनोलाइसिन।
ये क्या करेंगे, जो पेब्रिन के थ्रेड्स बने हैं उसको डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमारा ब्लड वेसल है वो हील हो चुका होगा। ठीक है, तो अब इस क्लॉट की कोई ज़रूरत नहीं, तो पेब्रिनोलाइसिन उस पेब्रिन क्लॉट को डाइजेस्ट करके ले जाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्लॉट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। किस तरह ख़त्म होगा, एट कन्वर्ट इन द सॉल्युबल पेप्टाइड्स। ठीक है, और फिर वही सॉल्युबल पेप्टाइड जो है इजीली रिमूव होगा फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल, तो हमारे पास नॉर्मल ब्लड वेसल जो है वो आ जाते हैं जिसमें नॉर्मल ब्लड फ्लो होगा। तो ये तरीका है कि किस तरह जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाते हैं, किस तरह क्लॉट बनते हैं और फिर क्लॉट किस तरह रिमूव होते हैं। आप लोग इसको देख लें, बुक में भी है, लेक्चर में भी सेंड करूँगा और ये वीडियो लेक्चर भी देख लें। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।